ओके, थर्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन जो है वो कौन से होते हैं। तो इनिशियली वी हैव डिस्कस्ड दैट द बेस सैलरी होती है, फॉरेन सर्विस इंड्यूसमेंट हार्डशिप होता है, हार्डशिप प्रीमियम होता है, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स जो है ये होते हैं। वी हैव आल्सो डिस्कस बेस सैलरी जो है उसको हमने डिस्कस किया, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेन सर्विस इंड्यूसमेंट और हार्डशिप प्रीमियम बेनिफिट्स। तो ये हार्डशिप प्रीमियम बेनिफिट्स जो है ये क्या होते हैं। तो जब जो किसी भी पैरेंट कंट्री से किसी भी नेशनल्स को किसी होस्ट कंट्री में शिफ्ट करते हैं जहां पर आपने नई सब्सिडरी या नया यूनिट आपने खोला है अपनी बिजनेस का, तो उसको जब वहां ट्रांसफर करते हैं तो उसकी सैलरी प्रीमियम जो है उसको जो है एज इंड्यूसमेंट या एज ए हार्डशिप जो है उसको दिया जाता है। तो हार्डशिप का मतलब ये है कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है ट्रांसफर होते हैं तो वहाँ जाने के लिए जो आपको मुश्किलात आती है या जो आपको प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए आपको एक सैलरी के अंदर जो है एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, जिसको हम हार्डशिप प्रीमियम कहते हैं या सैलरी प्रीमियम भी कह सकते हैं। अब ये सैलरी प्रीमियम जो है आमतौर पर जो इसकी परसेंटेज होती है वो डिफरेंट कंट्री में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको डिफरेंट उसमें देती है परसेंटेज में, जिसमें 5 से 40% तक जो सैलरी होती है टोटल सैलरी उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाता है। तो फर्ज करो कि अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो इसके अंदर 40% अगर आप ऐड करें तो इसका मतलब है कि 1,40,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी कि जो है वो उनकी पॉलिसी क्या है। इसी तरह थर्ड जो है इसका है सच पेमेंट्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द असाइनमेंट, एक्चुअल हार्डशिप, टैक्स consequences एंड लेंथ ऑफ द असाइनमेंट। तो ये जो 5 to 40% है, इसके अंदर भी बहुत सब दफ़ा चेंज आती है और ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। बाज़ जगहों पे जो है वो 100% से भी ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है, सैलरी के अंदर जो है ऐड हो जाता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि वहाँ पर जो है आपके असाइनमेंट आपको क्या दिया गया है, कितना जो है प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे उस कंट्री के अंदर, टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस और लेंथ ऑफ असाइनमेंट कितनी है। जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ असाइनमेंट होगी उतना ज़्यादा जो है आपको प्रीमियम उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए जब आप किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हार्डशिप जो है प्रीमियम आपको उसे देना पड़ेगा। अब हार्डशिप प्रीमियम के बाद जो है हमारे पास है अलाउंसेस। अलाउंसेस की क्या शक्ल होती है। अलाउंसेस में आपके पास कोला होता है, कोला में यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो है उसमें शामिल होते हैं, हाउसिंग अलाउंसेस शामिल होते हैं, रिलोकेशन अलाउंसेस होते हैं यानी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं तो वो अलाउंसेस होते हैं, एजुकेशनल अलाउंसेस होते हैं, होम लीव्स होती हैं कि अगर आप घर वापस आना चाहें तो उसे 15 दिन की आपको एक साथ छुट्टी, 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी है, या ऐसे लोग 2 साल बाद 2 महीने की छुट्टियां जो है वो देते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी के आपको, लेकिन बहरहाल ये होम लीव अलाउंसेस जो है ये आपको मिलते हैं। या फिर जो है होम लीव अलाउंसेस में फिर आपको जो है उसका कंपनसेशन जो है भी किया जा सकता है। तो इसी तरह स्पाउस असिस्टेंस है कि आप स्पाउस आपके अगर साथ हैं तो उसकी असिस्टेंस के लिए आपको जो है उसके अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो वो उसके लिए जो है तो ये वो अलाउंसेस हैं जो कि किसी भी ऐसे एम्प्लॉई को जो इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए भेजा जाता है उसको ये सारे अलाउंसेस जो है तो वो दिए जाते हैं। बेनिफिट्स इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में क्या-क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स इसलिए आपको दिया जाता है, आपको पता है कि ताकि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अट्रैक्ट करना फॉरेन असाइनमेंट के लिए आसान हो जाए। तो बेनिफिट्स प्रोग्राम अट्रैक्ट एम्प्लॉई फॉर फॉरेन असाइनमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, गिफ्ट
गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं, क्लब मेंबरशिप आप दे सकते हैं, फूड और बेवरेजेस जो है इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, ट्रैवल एंड टूर जो है उसके अलाउंसेस आप बेनिफिट्स आप उसको दे सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज आप उसे दे सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ऑफ चाइल्ड जो है उसको आप कर सकते हैं कि उसके चाइल्ड को कोई स्पॉन्सरशिप दे दें, कहीं वो एजुकेशन में पढ़ रहा है या इसी तरह वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो आप उसे कर दें, एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दें। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आप आमतौर पर जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, इंटरनेशनल असाइनमेंट पर भेजने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उनको दे रहे होते हैं। इसके बाद इसकी अप्रोचेस हैं कुछ कि कंपनीज कैसे जो है इंटरनेशनल कंपनसेशन को आमतौर पर मैनेज करते हैं, तो क्या तरीकाकार होता है, कौन सी अप्रोचेस हैं जिनको इस्तेमाल करके इंटरनेशनल असाइनमेंट्स को के अंदर भेजे जाने वाले एम्प्लॉइज के कंपनसेशन को मैनेज किया जाता है। तो इसके अंदर 3 अप्रोचेस जो है उनको डिस्कस किया गया है। एक तो गोइंग अप्रोच है, गोइंग रेट अप्रोच कहलाता है, दूसरा बैलेंस शीट अप्रोच है और तीसरा लोकल प्लस है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस जो है वो आमतौर पर जो इंटरनेशनल कंपनसेशन में इस्तेमाल की जाती है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहली जो है हमारे पास है गोइंग रेट अप्रोच। व्हाट इज गोइंग रेट अप्रोच? ये गोइंग रेट अप्रोच जो है दैट इज बेस्ड ऑन द लोकल मार्केट रेट्स। तो जो लोकल मार्केट रेट्स होती है उसकी बेसिस पर जो है वो जो रेट होते हैं वही जो इंटरनेशनल असाइनमेंट पर भेजे जा रहे होते हैं लोग उनको दिए जाते हैं। जैसा कि रिलाइज ऑन द सर्वे कंपैरिजन अमंग जी, जिसके अंदर जो लोकल नेशनल है यानी जो होस्ट कंट्री के नेशनल्स है उन नेशनल की जो सैलरी होती है उसके इक्विवेलेंट जो पे है वो उस बंदे को दी जाती है जो कि किसी पैरेंट कंट्री से वहां शिफ्ट हो रहा होता है, या फिर एक्सपेट्रिएट्स ऑफ द सेम नेशनैलिटी या उसी सेम नेशनैलिटी के जो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं उनको जो सैलरी का कंपनसेशन पहले ऑलरेडी दिया जा रहा होता है तो उन लोगों को जो है वही दिया जाता है। इसी तरह अगर एक्सपीरियंस ऑफ ऑल नेशनैलिटीज, तो आप तमाम नेशनैलिटीज जो मुख्तलिफ कंट्री से लोग आए हुए होते हैं उनको आप देखते हैं, उनका सर्वे करते हैं कि जो लोग वहां से आए हुए हैं उनका सैलरी पैकेज क्या है। तो आप इन 3 चीजों पर जो है वो रिलाय करते हैं और कंपैरिजन करते हैं सर्वे के मुताबिक कि सर्वे करने के बाद कि इन कंट्री के जो नेशनल्स हैं उनको जो पे दे रहे हैं उनकी एवरेज पे कम से कम जो है आप किसी भी थर्ड कंट्री से आने वाले, पैरेंट कंट्री वाले से आने वाले एम्प्लॉइज को जो है वो आप देंगे। तो ये जो ऑलरेडी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड चीजें हैं उसको सामने रखते हुए उसलिए गोइंग रेट अप्रोच कहलाती है ये, कि वहाँ ऑलरेडी लोग जो पे ले रहे हैं उसी पे के ऊपर ही जहाँ से यहाँ चाहे इसकी जो भी पे हो जिस कंट्री में वो काम कर रहा है, लेकिन जब उस कंट्री में जाएगा तो उस कंट्री के लिहाज से जो पे वहाँ चल रही होगी, जो वहाँ के लोकल नेशनल ले रहे होंगे या बाकी लोग जो मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो पे है उस असाइनमेंट की उसके मुताबिक जो नया बंदा जाएगा तो उसको भी उसी तरह पे किया जाएगा। चाहे उसकी जहाँ 1 लाख रुपए है और वहाँ पे पता चले कि डॉलर में काउंट करने के बाद वो 10 लाख बन रही है तो वो 10 लाख ही उसे पे करेंगे। तो ये इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए जो है उसके लिए फिर वो जो पीछे हमने पढ़ा था कि 5 to 40% जो है वो फिर यहाँ पर नहीं आता। गोइंग रेट के अंदर जो है ये फिर जो है जो वहाँ के लोकल्स ले रहे हैं या वहाँ पर ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंटेड कंपनसेशन की अप्रोच है उसी को सामने रखते हुए आप जो है वो पे करते हैं। बेस पे एंड बेनिफिट्स में बी सप्लीमेंटेड बाय द एडिशनल पेमेंट्स फॉर द लो पे कंट्रीज। तो ऐसे अगर कोई कंट्री है जहाँ पर जिनके नेशनल्स को लो पे दी जाती है तो फिर उनको आप कंपनसेट करते हैं, एडिशनली कर सकते हैं कि उनकी जो लो पे है उसको जो है बेनिफिट्स देकर या बेस पे थोड़ी सी बढ़ाकर उनको बेनिफिट्स दे दें ताकि उनके जो पेमेंट है वो बेहतर हो जाए और अच्छी हो जाए उनकी जो पेमेंट है। तो आप जो है जो होस्ट कंट्री नेशनल है उसके मुताबिक जो है अगर आप पेमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। गोइंग रेट अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि एडवांटेज इसके ये है कि
इक्वालिटी विद लोकल नेशनल्स, यानी अगर जो उस होस्ट कंट्री के नेशनल ले रहे होंगे, डेफिनेटली वहां पर इसने जाके काम करना है, वहां रहना है, वहां की एजुकेशन है बच्चों की, वहां के सोशल लाइफ है, तो उन सारी चीजें जब उनको उतनी पे मिल रही है सेम असाइनमेंट के ऊपर, तो जो दूसरे कंट्री से लोग जा रहे हैं उनको भी वही सेम अमाउंट मिलनी चाहिए। और ये इसका बेनिफिट है, इक्वालिटी जो है आपको मिल जाएगी। दूसरा बहुत सिंपल सिंपल जो है ये होगा, ऑलरेडी क्योंकि सारी चीजें चल रही है तो इसके अंदर सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा होगी। आइडेंटिफिकेशन विद द होस्ट कंट्री, तो आपको जो आपकी आइडेंटिटी है उस होस्ट कंट्री के जो लोग हैं उन्हीं की आइडेंटिटी के इक्वल होगी। तो आपको जो है रिस्पेक्ट, आपका इमेज जो है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो इक्वल टू दी लोकल जो नेशनल्स होंगे उसके मुताबिक, क्योंकि आपको पे दे रहे हैं तो इस वजह से वो मोटिवेट होंगे एम्प्लॉय जो वहां से जाएंगे। इक्विटी अमंग्स द डिफरेंट नेशनैलिटीज, जो मुख्तलिफ कंट्री से लोग आए हुए होंगे उनकी इक्वालिटी होगी, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, किसी गल्फ कंट्री से हो, किसी और डेवलप कंट्री से हो, तो जो भी जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ की जो सैलरी है उसके मुताबिक तमाम लोगों को जो पेमेंट है वो दी जाती है। ये तो इसके कुछ एडवांटेज बेनिफिट्स हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि वेरिएशन बिटवीन असाइनमेंट फॉर द सेम एम्प्लॉय। ऐसा भी हो सकता है कि उसी सेम एम्प्लॉय के जो असाइनमेंट है उसके अंदर वेरिएशन हो, तो अगर असाइनमेंट में वेरिएशन है और उसको सेम पेमेंट मिल रही है तो ये एक डिसएडवांटेज है उस एम्प्लॉय के लिए जो कि ज्यादा काम कर रहा है या ज्यादा अकाउंटेबल है, उसकी सैलरी भी वही है जो कम अकाउंटेबल है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। इसी तरह वेरिएशन बिटवीन द एक्सपेट्रिएट ऑफ द सेम नेशनैलिटी इन द डिफरेंट कंट्री। तो अब इसके अंदर दूसरा मसला ये होगा कि अगर आप पैरेंट कंट्री से किसी बंदे को एक मुल्क में भेज रहे हैं और दूसरे को दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं, तो दोनों मुल्क के जो लोकल नेशनल है उनकी सैलरी का सिस्टम अलग अलग होगा। तो अब इसमें ये एक मसला होगा कि जो लोग जा रहे होंगे वो उस कंट्री में लोग जाना ज्यादा पसंद करेंगे जहां पर जो सैलरी पैकेज है वो ज्यादा हो, कंपनसेशन पैकेज ज्यादा हो। जहां पर कंपनसेशन पैकेज जिस कंट्री में कम है वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे, अगर वहां जाना पसंद नहीं करेंगे तो डीमोटिवेट होंगे, तो ये एक एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये है कि पोटेंशियल री एंट्री प्रॉब्लम्स है। अब अगर फर्ज करो कि वो वहां पे चले गए, अब वो वापस अपने कंट्री में आ रहे हैं और उनकी सैलरी तो वहां पे लाखों में थी, अब वो जब वापस आए हैं तो डेफिनेटली उनकी जो सैलरी है और बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि लोकल अब नेशनल उनको जो है ले रहा होगा, जो कि पेरेंट कंट्री में है, उसके इक्विवेलेंट उसको सैलरी मिलेगी, जो कि उसके लिहाज से वो सैलरी बहुत कम होगी क्योंकि उसको वहां पर बहुत सैलरी मिल रही है। तो इसलिए जो है ये एक दूसरा एक प्रॉब्लम है जो कि गोइंग रेट अप्रोच के अंदर होता है। इसके अंदर सेकंड अप्रोच जो है दैट इज द बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच जो है इसके अंदर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनेंस ऑफ होम कंट्री लिविंग स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट। तो जिस कंट्री के अंदर होम कंट्री के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड थे उसको एक तो जो है आप उसके स्टैंडर्ड्स, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को आपने मेंटेन रखना है, नंबर वन। और फिर उसके बाद जो है फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट यानी जो हार्डशिप जो प्रीमियम है वो उसके अंदर आपने इंक्लूड करनी होती है। तो होम कंट्री पे एंड बेनिफिट्स आर द फाउंडेशन ऑफ दिस अप्रोच। इस अप्रोच के लिए जिस कंट्री से आप आ रहे हो या जिस कंट्री से आप ट्रांसफर किए जा रहे हो उसके अंदर जो आपको पे मिल रही है वो पे असल में जो है वो फाउंडेशन होती है। जब आपके इंटरनेशनल असाइनमेंट पर भेजने के लिए जब आपको आपके लिए पे पैकेज तैयार किया जा रहा हो या कंपनसेशन पैकेज तैयार किया जा रहा हो तब। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या हार्डशिप प्रीमियम जो है एडेड टू मेक द पैकेज अट्रैक्टिव। तो उसके अंदर जो है जो पैकेज है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही हार्डशिप प्रीमियम जो है वो ऐड किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन सिस्टम इन यूज्ड बाय द मल्टीनेशनल, ये इस सिस्टम को जो है वो ज्यादातर कंपनी जो है इस्तेमाल करती है कि वो जिस कंट्री में वो काम कर रहा है उस कंट्री के जो उसका की सैलरी है उसके अंदर जो है हार्डशिप प्रीमियम ऐड कर दिया जाए, और उसका जो पैकेज है उसको अट्रैक्टिव बनाकर दूसरे कंट्री में भेजा जाए। अब इसके अंदर जो गोइंग रेट पे है वहाँ उस कंट्री का वो उसमें शामिल नहीं होगा, वहाँ के जो लोग हैं उनकी शायद अलग पैकेज हो और यहाँ से जो बंदा जा रहा है उसका अलग पैकेज हो। और ये जो है ज्यादातर जो कंपनी है मल्टीनेशनल फर्म्स है वो इसको बैलेंस शीट अप्रोच को
जो है वो अडॉप्ट करती है कि जो ऑलरेडी आपके होम कंट्री के अंदर जो सैलरी है उसके अंदर आप हार्डशिप प्रीमियम ऐड कर दें। इसके अंदर जो है बैलेंस शीट अप्रोच कैटेगरी के अंदर जिन चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, जिन चीज़ों को हार्डशिप के अंदर जो चीज़ें ऐड हो उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि वहाँ जाकर उसने परचेज करनी है। हाउसिंग की फैसिलिटी जो है उसे चाहिए, उससे रिलेटेड आपने चीज़ें ऐड करनी है। इनकम टैक्स को आपने देखना है कि पैरेंट कंट्री और होस्ट कंट्री के जो इनकम टैक्स है उसके क्या डिफरेंसेस है, उसको जो है वो देखना है। रिजर्व यानी कंट्रीब्यूशन टू सेविंग जो है या उसके पेंशन कंट्रीब्यूशन या एजुकेशन एक्सपेंसेस और टैक्सेस जो है उसको आपने देखना है। इन सारी चीजों को देख कर ही आप जो है बैलेंस शीट अप्रोच को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। जो हार्डशिप प्रीमियम है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, ये सारी वो चीजें जिनको देखकर आप कर सकते हैं। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, तो हम एडवांटेज पहले देखते हैं कि इक्विटी बिटवीन असाइनमेंट्स, जो कि आपके पेरेंट कंट्री में बंदा काम कर रहा है चाहे वो दूसरे किसी कंट्री में काम कर रहा है, तो उसके अंदर जो है और एक असाइनमेंट्स के अंदर जो है इक्विटी होगी और एक जैसा असाइनमेंट में काम कर रहे होंगे और वहां जाने का जो उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ वो बेनिफिट होगा जो कि वो हार्डशिप प्रीमियम उसको मिल रहा है, जो वहां जाकर एक्स्ट्रा उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो उसको जो है वो दिया जा रहा है। इक्विटी बिटवीन द एक्सपेट्रिएट्स ऑफ द सेम नेशनल, तो सेम नेशनल के जो लोग होते हैं चाहे वो किसी भी कंट्री में चले जाए और उनका ये मसला नहीं होता कि वो किस कंट्री में जाना चाहते हैं, नहीं तो वहां पर जो है क्योंकि उनका सैलरी पैकेज सेम होगा चाहे वो किसी कंट्री में चले जाए, तो इसलिए आप उनको किसी भी कंट्री में जो है वो भेज सकते हैं। तो ये इनको री एंट्री में कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं होता क्योंकि उनका जो हार्डशिप उनको प्रीमियम दिया गया था वो उनकी सैलरी से जो है वो जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और फिर वो वापस उसी सैलरी पर जो है वो वहां पर आ जाएंगे जिस सैलरी जो हार्डशिप प्रीमियम को डिडक्ट करने के बाद उनकी सैलरी बनेगी वापस अप्लाई करते री एंट्री री बड़ी आसान हो जाएगी। इजी टू कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉइज, ये बहुत आसान होगा बताना लोगों को कि आपको किस तरह वहां भेजा जा रहा है, तो कंपनसेशन पैकेज को समझाना जरा जो एचआर के लोग हैं उनके लिए बड़ा आसान होगा। इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो ये है कि कैन रिजल्ट इन ग्रेट डिस्पैरिटीज बिटवीन, यानी एक्सपेरिएट ऑफ द डिफरेंट नेशनल्स, जो मुख्तलिफ नेशनल्स के लोग अलग अलग कंट्री से आए हुए होंगे उनका जो सैलरी पैकेज होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो एक डीमोटिवेशन होगी उस एम्प्लाई के लिए जो कि जिसकी सैलरी पैकेज ओवरऑल दूसरे कंट्री के एम्प्लाई से कम हो रहा होगा, तो ये एक प्रॉब्लम होगा। दूसरा, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनकी सैलरी पैकेज में और जो लोकल होंगे उनकी सैलरी पैकेज में भी डिफरेंस होगा, तो ये भी एक जो है वो डीमोटिवेशन होगी उस बंदे के लिए जो कि किसी दूसरे कंट्री से जो है वो गया हुआ हो। तो ये एक थोड़ा-सा जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि डिसएडवांटेज है। कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू एडमिनिस्टर, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में चीज़ों को जो है मैनेज करना मे बी इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द अदर अप्रोचेस। लोकल प्लस अप्रोच, ये जो है द एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉइज इज पेड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सैलरी लेवल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन ऑफ द होम कंट्री, जो होम कंट्री की ओवरऑल गाइडलाइन बनी हुई है ऑलरेडी उसको फॉलो करके जो है वो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो उसको दिया जाएगा। जैसा कि इसके अंदर ये चीजें जो है इंक्लूड नहीं होती है जैसा कि कोला या मोबिलिटी प्रीमियम या हार्डशिप अलाउंसेस या फेमिलियराइजेशन विजिट्स, जो वहां पर आप जाकर कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं उसके जो है होम लीव्स, क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग, अदर प्री डिपार्चर और स्पाउस असिस्टेंस, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर शामिल नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल नहीं होती, उनका एक जो है इस अप्रोच के तहत उनका एक पैकेज बना हुआ है, उनका अपना एक स्ट्रक्चर जो है उन्होंने बनाया हुआ है कि वो किसी दूसरे कंट्री में जाएगा तो ये पे स्ट्रक्चर उसको मिलेगा, तो वो हर कंट्री के लिहाज से अलग अलग जो है वो आमतौर पर जो है वो बना हुआ होता है और उसको सामने रखकर जिस कंट्री में उन्हें भेजना होता है वो उसके अंदर जो है वो सैलरी पैकेज उसे दे देते हैं और उसी सैलरी पैकेज के थ्रू जो है वो जाकर वहाँ काम करता है। तो ये 3 अप्रोचेज़ हैं जो कि जब इंटरनेशनल कंपनसेशन को आप मैनेज कर रहे होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं। तो एक तो है गोइंग रेट अप्रोच, दूसरा बैलेंस शीट अप्रोच और तीसरा लोकल प्लस अप्रोच। ये 3 अप्रोचेज़ के थ्रू आप जो है
वो इंटरनेशनल कंपनसेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा लेक्चर। अगर कोई आपके सवालात हैं तो आप हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो उसके अंदर आप इन सवालात को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।